भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने गोविंदपुर में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिनांक 30 अक्टूबर दिन शनिवार। समाचार के साथ मैं मनीष कुमार झा। आइए अब खबर जानते हैं विस्तार से। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा के सांसद दीपक प्रकाश ने गोविंदपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर मामले में फेल रही है। जहां रोजगार के नाम पर तो जीरो है, लेकिन बेरोजगारों के साथ भी इन्होंने ठगी का काम किया है। बेरोजगारी भत्ता के नाम पर जो 5,000 7,000 का बात किए थे, उसमें दिए कुछ नहीं। इस अवसर पर नंदलाल अग्रवाल ने उन्हें चांदी का कलश भी भेंट किए। क्या कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए। पत्रकार बंधु, चाहे विजुअल मीडिया के हों, प्रिंट मीडिया के हों, पार्टी की ओर से आपको अभिनंदन। में जिस प्रकार से फ्रंट लाइन में खड़ा होकर के समाज के लिए आपने जो काम किया, कोरोना महामारी को कम करने के लिए, बचाने के लिए, वैक्सीनेशन को और कैसे तेजी से बढ़ाया जाए, ऐसे कई मुद्दे को लेकर के आप सब लोगों की जो भूमिका है वो सराहनीय रही। इसलिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। मित्रों, पूरे प्रदेश में पार्टी के दृष्टिकोण से 27 जिले हैं और सभी 27 जिलों में मेरा प्रवास, 2 दिवसीय प्रवास मेरा चल रहा है। उसी सिलसिले में उत्तरी छोटानागपुर का प्रवास है। मैं हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और अब धनबाद ग्रामीण, जो पार्टी के दृष्टिकोण से एक जिला है, यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। पूरे प्रदेश में घूमने के बाद मैं कह सकता हूँ कि पार्टी के कार्यकर्ता एक सशक्त भूमिका निभाते हुए विपक्ष के की जो भूमिका होती है, उसकी सकारात्मक भूमिका जो होती है, आंदोलनात्मक भूमिका होती है, उसमें लगातार पार्टी काम कर रही है। उसके पहले सब मैं यहाँ आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई देना चाहता हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। किसानों की आय को दुगने करने के लिए हम सबको जानते हैं कि खाद की सबसे बड़ी भूमिका होती है यूरिया। सिंदरी खाद कारखाना, जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब उद्योग मंत्री थे, उन्होंने स्थापना की थी। लेकिन कालांतर में कांग्रेस की सरकार की नीतिगत और नियत और नेतृत्व तीनों के कारण सिंदरी खाद कारखाना की स्थिति जर्जर हो गई और अंतिम में वो बंद होने का काम किया। ये मोदी जी का दूरदृष्टि और किसानों के आय को दुगना करने के लिए यूरिया का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने फिर से उसको पुनर्जीवित करने का काम किया है। 6,000 करोड़ लगभग उसमें पूंजी निवेश किए जाएंगे और हर हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड के माध्यम से किए जाएंगे। और केवल पूंजी निवेश नहीं होगा, यहाँ के स्थानीय लोगों का रोजगार का सृजन होगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। साथ में भारत में सभी स्थानों पर जब यहाँ से खाद जाएगा, किसानों के आय को दुगना करने के लिए, किसानों को उत्पादन को बढ़ाने के लिए, तो झारखंड का भी नाम रोशन होगा कि यह खाद झारखंड से आया है और वो सिंदरी से आया है। इसलिए यहाँ के शान शौकत को बढ़ाने के लिए, यहाँ के जो भारत के किसानों के आय को दुगना करने के लिए, रोजगार के सृजन के लिए और पूंजी जब यहाँ पर निवेश होगा तो उसका लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। हम कह सकते हैं कि आर्थिक अर्थव्यवस्था भी यहाँ पर कुछ अच्छा और बेहतर इस जिले में होगा। इसलिए मैं आप नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं
प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, पूरे झारखंड की जनता उनको अभिनंदन कर रही है। चाहे वो एयर कनेक्टिविटी का प्रश्न हो, और हम सब लोग जानते हैं कि उड़ान के माध्यम से झारखंड को भी बेहतर करने के लिए कई एयरपोर्ट की स्थापना हुई, देवघर में स्थापना हुई और बहुत जल्द उसको खुलने भी जा रहा है। बोकारो जो है धनबाद के नजदीक का जिला है, बोकारो में भी उड़ान के, लेकिन राज्य की सरकार की नीयत ठीक नहीं तो हजारीबाग में भी ये राज्य की सरकार को पहल करने की चीज थी कि भूमि अधिग्रहण अब तक नहीं हुआ जो उड़ान योजना के तहत एयर कनेक्टिविटी के लिए, इसलिए राज्य की सरकार उदासीन सरकार। हम सब जानते हैं कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में झारखंड की स्थिति बहुत भयावह है और हम कह सकते हैं कि झारखंड जंगल राज की ओर बढ़ रहा है। यहां पर विकास के नाम पर कोई अचीवमेंट्स नहीं है, कोई अचीवमेंट्स नहीं है, एक भी उपलब्धि ये सरकार के समाज के सामने नहीं है। मैं चुनौती देना चाहता हूं राज्य सरकार के जो सत्तारूढ़ दल के मुख्यमंत्री जी को और उनके मंत्रियों को, एक उपलब्धि 21 महीने 22 महीने की सरकार है, लगभग 2 साल की सरकार, एक भी उपलब्धि वो जनता को बताने का काम करे। उपलब्धि तो छोड़ दीजिए, पिछले सरकार जो कमल फूल की सरकार थी, रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, उस सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं को लाने का काम किया। 1 रुपये में 50 लाख के रजिस्ट्री होते थे, उसको बंद करने का काम किया। किसानों को केंद्र सरकार के द्वारा किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो पैसे मिलते थे उसमें राज्य की सरकार अतिरिक्त देती थी, उसको भी बंद करने का काम किया। केंद्र सरकार की कई योजनाएं थी, उसको भी ठप करने का काम किया। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं संक्षेप में कि विकास इनकी प्राथमिकता नहीं है। दृष्टिविहीन सरकार और मात्र 16% अब तक बजट का जो खर्च किया गया है, एक पैसा राज्य लगभग 9-10 महीने हो चुके हैं और उस 9-10 महीने में बजट जो वित्तीय वर्ष होता है उस वित्तीय वर्ष में मात्र 16% ही बजट का 16% व्यय कर पाई है राज्य की सरकार। इसलिए पूरी तरह से विकास के मामले में भ्रष्टाचार का तो रूलिंग पार्टी स्पॉन्सर्ड करप्शन है, रूलिंग पार्टी स्पॉन्सर्ड करप्शन। ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग है, खनिज संपदा की तस्करी में स्टेट स्पॉन्सर्ड सपोर्ट है, बालू हो, कोयला हो, सब में स्टोन चिप्स हो, सब में अवैध कमाई का जरिया राज्य सरकार में बैठे हुए सत्ताधारी दल के लोगों की हिस्सेदारी है, उस राजनीतिक दल का लोगों का। इसलिए पूरी तरह से विफल सरकार है। 2 साल की सरकार, 3100 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना। इसलिए जहां तक इस जिले की बात है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कल हम सब लोग बैठ करके ये तय किए हैं कि इस जिले के निचले स्तर पर जहां प्रखंड है, जहां पर सीओ है, जयप्रकाश भाई हमारे बीच में, जयप्रकाश भाई पटेल जी भी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, वो भी आए, उनका भी स्वागत। तो निचले स्तर पर प्रखंड कार्यालय में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सीओ कार्यालय में जमीन के कारोबारी को राज्य सरकार के सत्ताधारी दलों के द्वारा अवैध ढंग से समर्थन दिया जाता है, जिसके चलते जमीनों में हेराफेरी की संख्या बढ़ी।
मैं तो कहता हूं जमीनों की लूटपाट पूरे प्रदेश में फैली और उसका संरक्षण करता सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेता हैं। इस जिले में बिजली की स्थिति बहुत ही भयावह है। पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो यहां पर 15 से 20 से 22 घंटे तक बिजली यहां मिलती थी, लेकिन आज बिजली आंख मिचौली खेलता है और बिजली आने पर सब लोग ताली बजाते हैं और बिजली जाने पर राज्य सरकार को कोसने का काम करते हैं। और उसके मुखिया हेमंत सोरेन जी हैं उस विभाग के। इसलिए पूरी तरह से सरकार विफल सरकार है और इस सरकार के खिलाफ हम सब लोगों ने तय किया है कि चाहे वृद्धावस्था का पेंशन का सवाल हो, जहां पर भ्रष्टाचार है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भ्रष्टाचार है, चाहे राशन कार्ड के सवाल पर जो जनता को तबाही और परेशानी का सामना करना पड़ता है उसका सवाल है, छोटे छोटे मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मुखर ही नहीं होगी बल्कि आंदोलन करने में हिचकेगी नहीं। इसलिए पूरी तरह से सरकार हर मोर्चे पर विफल सरकार, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली सरकार, और इसके खिलाफ हम सब लोग आंदोलनरत हैं। हम कह सकते हैं कि धर्मांतरण पर पूरे प्रदेश में पूरे तरह से योजनाबद्ध ढंग से धर्मांतरण किया जा रहा है पूरे प्रदेश में, और राज्य की सरकार के सत्ताधारी दल के जानकारी में हो रहा है। किसी प्रकार का प्रलोभन देकर के, लोभ देकर के धर्मांतरण अगर किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी उसका करारा जवाब देने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। इसलिए कुल मिलाकर के हम सब लोग कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में स्थिति अच्छी नहीं है और यहां पर भी सब मिलाकर के हम लोग कल बैठे थे और बैठने के बाद हम लोगों ने तय किया कि सरकार जो कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है उस सरकार के खिलाफ हम सब लड़ाई लड़ने के लिए संकल्प होंगे। पंचायत का चुनाव, नगर निकाय का चुनाव, भारत की घोषणा कभी भी हो सकती है, जो जानकारी अखबारों के माध्यम से मिली है, और इसकी घोषणा होती है। हम सबको जानते हैं कि दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है और पंचायत के चुनाव को कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार संघर्ष किए थे। हम सब लोगों ने प्रखंड में धरना दिया था, प्रदर्शन किया था, पूरे प्रदेश में मानव श्रृंखला बनाने का काम किया था। इसलिए पंचायत का चुनाव कराने के लिए हमने विवश किया इस सरकार को। इसलिए पंचायत का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष का परिणाम है। और दूसरा, नगर निकाय के चुनाव, पिछले चुनाव जो है दलीय आधार पर होते थे, चुनाव चिन्ह पार्टी के आधार पर होता था, लेकिन ये सरकार डरी हुई, सहमी हुई और पलायनवादी सरकार है। वो डर से इस बार दलीय आधार से चुनाव नहीं करा। अगर हिम्मत है तो मैं चुनौती देना चाहता हूं कि नगर निगम का चुनाव, नगर इकाई का, नगर परिषद, नगर जिला, नगर पंचायत का चुनाव वो दलीय आधार पर कराएं। दलीय आधार पर कराएंगे तो उनको समझ है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव जीतेगा। इसलिए डरी हुई, सहमी हुई, पलायनवादी सरकार है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस दोनों चुनावों को गंभीरता से लेंगे। राष्ट्रवादी शक्तियां विकास के प्रति समर्पित कार्यकर्ता, समाज के प्रति समर्पण होकर के काम करने वाला कार्यकर्ता चुनाव जीते, इसके लिए भी हम समाज को आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे और आगे बढ़कर के इस राज्य के विकास करने में हम संकल्प लिए हैं, क्योंकि यह राज्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। इसलिए विकास भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।
हमारी तरफ से इतनी बात थी। आपके मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई को लेकर अब क्या कुछ ये अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। ये स्वाभाविक है, पूरी दुनिया में आर्थिक अर्थव्यवस्था महामारी के कारण चरमराई है, एक। दूसरा कारण है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेलों के दाम में वृद्धि हुई है, दो। तीसरा, सरकार के पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में नियंत्रण करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। तीसरा, हम आपको चौथा बता रहे हैं कि ये तत्कालिक महंगाई है। महामारी के कारण आर्थिक अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम से आय लेकर के लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों में, महामारी के कामों में लगाने के लिए धन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इस प्रकार की तत्कालिक महंगाई है, जिसको केंद्र की सरकार भी गंभीरता से ली है और आने वाले समय में मूल्य वृद्धि पर रोक लगाने का काम करेगी। दूसरा, एक मिनट, दूसरी बात, जो पेट्रोलियम की बात आपने कहा क्या कि महंगे हैं, तो मैं राज्य सरकार में सत्ताधारी दल के लोग जो विधवा विलाप कर रहे हैं महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थों पर, अगर उनमें थोड़ा भी नैतिकता है तो राज्य सरकार जो टैक्स लेती है उस टैक्स को कम कर दे तो स्वाभाविक रूप से पेट्रोलियम और डीजल के दाम कम हो जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार की लड़ाई में फीस तो जनता रही है ना, जनता महंगाई से कोई लड़ाई नहीं है, संघीय ढांचा है और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार कोई सौतेलापूर्ण व्यवहार नहीं करता। सवाल है कि सहयोग लेने का और उसको जमीन पर उतारने का भी संकल्प होना चाहिए। इस मुख्यमंत्री जी पर, इस सरकार के पास संकल्प शक्ति का अभाव है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, गडकरी जी की मीटिंग थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, हम सब लोग सांसद के रूप में भी थे उस बैठक में, और उन्होंने कहा था कि जितनी योजना आप भेजिए, पैसे की चिंता मत कीजिए, लेकिन राज्य की सरकार एक भी सड़क की योजना भेजने में अभी तक सफल नहीं हुई है। सर सुनिए, अभी बगल में NH2 जो है वो पानागढ़ से बरवाडा तक 6 लेनिंग का कार्य चल रहा है और पिछले 2 साल से, लगभग 3 साल से वहाँ पर कार्य बंद पड़ा हुआ है और इस पे सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं अभी इस रोड में हो रही है। इस मामले में गडकरी जी क्यों सोए हुए हैं? गडकरी जी नहीं सोए हुए, सोए हुए यहाँ की सरकार। गडकरी जी के काम से राष्ट्रीय स्तर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। आखिर यह सड़क निर्माण क्यों नहीं हो रहा? अब नहीं, अब इन चीजों को आपने संज्ञान में दिया है, मैं इन चीजों की जानकारी केंद्र में दूंगा। हो सकता है कोई लिटिगेशन हो, कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में डिस्प्यूट हो, कॉन्ट्रैक्टर के बीच में डिस्प्यूट है, लीगल डिस्प्यूट हो। जमीन क्लियर नहीं कर, अधिग्रहण नहीं और सबसे बड़ी बात जो जानकारी हमको मिल रही है कि जमीन अधिग्रहण करने का काम राज्य की सरकार का है, और राज्य की सरकार अगर जमीन अधिग्रहण नहीं करेगा तो केंद्र की सरकार उस योजना को जमीन तक नहीं पहुंचा सकती है। इसलिए राज्य की सरकार के, मैं पहले भी कह चुका हूं, विकास उनकी प्राथमिकता में नहीं है। सर, जिस हद कंपनी का आपने बात किया, वहाँ स्थानीयों को रोजगार के जगह केस पे केस मिल रहा है, जिसमें भाजपा के नेता धर्मजीत सिंह भी शामिल है। तो आखिर ये कब तक बदलेगा? और देखिए, पहले तो बंद था, अब खुला है। इसके लिए मोदी जी को बधाई दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा कि नहीं किया? ये छोटी छोटी समस्याओं का समाधान लोग बैठ के करेंगे, व्यवस्था बनी रहे। हाँ, पहला तो खुलना चाहिए, खुलने के पहले ही विवाद नहीं होना चाहिए, अच्छे ढंग से उत्पादन होना चाहिए, अच्छे ढंग से समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए, राज्य के हित के लिए वो काम करें। इसका पहले हम लोगों को विचार करना चाहिए, बाकी चीजें हम लोग सलट लेंगे बैठ के। आपने अभी सड़क निर्माण में राज्य सरकार का दोष बताया, जमीन अधिग्रहण का काम राज्य सरकार का है, लेकिन लगभग 3 सालों से यह कार्य रुका हुआ है, तो उस समय तो भाजपा की सरकार थी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जो ST मंत्रालय है, अनुसूचित जनजाति का मंत्रालय है, वो प्रत्येक प्रखंडों में एक एकलव्य विद्यालय, जहाँ पर ट्राइबल्स रहते हैं, उन प्रखंडों में एकलव्य विद्यालय खोलने का संकल्प मोदी जी की सरकार ने लिया। उसके लिए जमीन की जरूरत पड़ती है। राज्य की सरकार ने अब तक जमीन अधिग्रहण नहीं कराया है, इसके चलते केंद्र की कई योजनाएं जमीन पर नहीं उतर पाई। भाजपा सरकार उस समय फिर जमीन अधिग्रहण देने में
बिल्कुल रघुवर सरकार के ही समय में यह कार्य रुका हुआ है, उसी समय से कार्य रुका आप ही ने कहा है कि 2 साल, तो 2 साल तकरीबन 3 साल 3 साल तक। हाँ, तो उस प्रक्रिया चालू होगी, फिर ये सरकार की प्राथमिकता में उसमें आप आज जो भी फाइल का जो डेवलपमेंट होगा वो पिछली सरकार वही सरकार तो विचार भी नहीं करती होगी। अभी आप गिरिडीह से आ रहे हैं, गिरिडीह में जयप्रकाश वर्मा जी हैं, पूर्व विधायक जो हैं, वह आपके कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे। भाजपा में क्या कुछ गड़बड़ चल रहा है? उन्होंने मुझसे अनुमति ली थी, उन्होंने कहा था कि मैं नहीं रह पाऊंगा आप इस कार्यक्रम में, इसके लिए आप मुझे अनुमति दें। मैंने उनको अनुमति दी थी। उनकी लाई जिसमें झारखंड की 3rd क्लास गैर अनुसूचित जिलों की 3rd क्लास की नौकरियों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोग हावी हो गए, और यहाँ के झारखंडी और पिछले 25-50 वर्षों से यहाँ बसकर, बाहर से लोग आकर बसकर जो झारखंडी हो गए, वह युवक यहाँ ठगे रह गए। तो आपकी सरकार फिर आने वाली है 24 में, तो वो रघुवर जी की नीति रहेगी कि 3rd क्लास और 4th क्लास में स्थानीय को प्रायोरिटी आप देंगे? चलिए बधाई, आपने स्वीकार किया कि अगले चुनाव में भाजपा की सरकार आएगी। हाँ, अच्छा, बधाई आपको। दूसरी बात आपने कहा कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति। अब बताइए, ये सरकार आए हुए कितने दिन हो गए? 2 साल हो गए लगभग। स्थानीय नीति क्यों नहीं लाया? इन्होंने कहा था कि अमुक वर्ष से स्थानीय नीति बननी चाहिए। किसने रोका उनको? इसका अर्थ है कि हम आइए ना, लोगों को देंगे, ये बात सवाल है। आइए ना बेटे ना, 1 मिनट मेरी बात को। अब नियोजन नीति बनी है, भाषाई विवाद खड़ा कर दिया। पिछली सरकार ने हिंदी को रखा था नियोजन नीति में, संस्कृत को रखा था, अंग्रेजी को रखा था, और ये सरकार में जो नियोजन नीति बनी है उसमें उर्दू को रख के, केवल उर्दू रखे। तो क्या हम आप हिंदी बोलते हैं कि नहीं? झारखंड की जनता हिंदी बोलती है कि नहीं? हमारे बच्चे अंग्रेजी आज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? उनको नौकरी में प्राथमिकता मिलना चाहिए कि नहीं? आप एक चीज बताइए, आपको अपन सच और ईमानदारी पूर्वक बोला, नई एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आम लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, रोजगार के सृजन के लिए। उसमें क्या है? क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना, चाहे खोटा हो, नगपुरिया हो, पंचपरगनिया हो, मगही हो, जो भी भाषा हो, उन भाषाओं को हम आगे बढ़ा करके उसको रोजगार के सृजन में उसका उपयोग करेंगे। लेकिन ये राज्य की सरकार उसको नहीं लागू कर रही है। आप क्या कहते हैं कि ये स्थानीय लोगों के हित की सरकार है? आदिवासी और मूलवासियों के हित की सरकार है ये? और तो और छोड़ दीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोराबादी में मैं गया था, वहां पर सहायक पुलिस धरने पर बैठे हुए, विगत कई दिनों से धरने पर बैठे हुए, सारे के सारे लोग आदिवासी और मूलवासी हैं, और उनकी हालत इतनी जर्जर है, वो पानी में बैठे हुए, धूप में बैठे हुए, उनको शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, छोटे छोटे बच्चे को लेकर के बैठे हुए, और वो उग्रवाद को रोकने में बहुत बड़ी उनकी सहायक भूमिका रही है। और उनके पास ये सरकार, जो आदिवासी मूलवासी बैठे हुए हैं, 100% उनकी चिंता नहीं की है सरकार, संवाद नहीं कर रही है सरकार। तो इस सरकार को क्या आदिवासी और मूलवासी समर्थक कहेंगे? मेरा सवाल वो नहीं, मेरा सवाल है कि 3rd क्लास और 4th क्लास में आपकी कमल फूल की रघुवर सरकार ने जो ऑल इंडिया का रास्ता खोल दिया 3rd क्लास और 4th क्लास में, उसका रोकने का कोई उपाय आपकी सरकार? आने दीजिए, राज्य की सरकार, हमारा आप ही ने कहा कि अगली सरकार बीजेपी की सरकार, आने दीजिए, तो हम लोग करेंगे। बेटा से सवाल को आप जवाब दिया जाए अध्यक्ष जी। आप 3rd क्लास 4th क्लास में ऑल इंडिया का तो दरवाजा खोल दिए हैं। बगल में यही प्रोजेक्ट स्कूल है हम लोग का 1 किलोमीटर में, वहाँ आजमगढ़, छत्तीसगढ़ और बस्ती के सब टीचर भर गए हैं, इलाहाबाद, कानपुर के। तो इसको रोकने का कोई उपाय आपकी सरकार आएगी तो करेंगे आप? और दूसरा है कि रघुवर जी ने छोटा सा संशोधन किया है, हेमंत सरकार ने रघुवर वाली नीति में, कि कर दिया कि झारखंड से मैट्रिक होना चाहिए। तो इसमें जो रघुवर दास आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा हम इसमें वोट जाएंगे, तो ये 3rd क्लास का नौकरी में यहाँ का प्रायोरिटी कुछ है आपका बीजेपी का? ये हम जानना। अभी वर्तमान में राज्य सरकार हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन जी को ने यहाँ के मूलवासी और आदिवासियों को भ्रमित करके वोट लेने का काम किया।
उनकी जिम्मेवारी बनती है समीक्षा करने का। हम जब सरकार में आएंगे तो हर चीज़ों की सब